नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये स्पेशल वीडियो मुझे इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ गया क्योंकि अचानक से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आने लग गए कि जो अभी अभी तुरंत आज ही फैसला आया है, पटना हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा फैसला आया है। ये दैनिक जागरण का वेबसाइट है, इस पर न्यूज़ मैं दिखा देता हूँ और एवं वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं कभी भी। तो आपको इस वीडियो में काफ़ी सारा कुछ मैं जानकारी देने वाला हूँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल बनेंगे। सवाल के अलावा कहीं कुछ भी नहीं जाना है, हमें देखना है ध्यानपूर्वक। और एक चीज़ बोलूँगा कि एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, आरक्षण जैसी चीज़ें जब भी चर्चा में आती है तो कृपया करके थोड़ा सा संयमित रहिए कि आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, उस हिसाब से बात किया कीजिएगा। दोनों पक्षों को देखिएगा, कभी भी इस हिसाब से नहीं कि आपको आरक्षण मिल रहा है तो केवल उसकी अच्छाइयों पर ही बात करना, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसकी जमकर कोसना, इस तरह का मत कीजिएगा। पॉलिटिक्स से मत पढ़िएगा, केवल फैक्ट्स पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, दरअसल में है क्या कि बिहार सरकार ने जातिगत आरक्षण को बढ़ा दिया था। जातिगत आरक्षण को ध्यान में रखिएगा, शब्दों को, जातिगत आरक्षण को जो पहले 50% की सीमा पर निश्चित था। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो 1992 का केस है, इंदिरा साहनी वाद उसको जाना जाता है। क्या कहीं संविधान में वर्णित है ये 50% की सीमा? संविधान में वर्णित 50% की कोई भी सीमा नहीं है। कहाँ पर वर्णित है ये? इंदिरा साहनी वाद में जो 50% की सीमा तय की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें था कि जातिगत आधार पर आरक्षण केवल 50% ही दिया जाएगा, उसको क्रॉस करते हुए आरक्षण की सीमा को 65% तक कर दिया गया था। आरक्षण की सीमा को 65% तक कर दिया गया था। क्यों किया गया था उसको भी हम लोग देखेंगे। और साथ में इसमें क्या किया गया था कि 65% तो आपका कौन सा हो गया, तो जातिगत आरक्षण हो गया, और 10% आपका ईडब्ल्यूएस का कोटा हो गया। तो मिलाकर टोटल में 75% आरक्षण की सीमा बन रही थी। कई सारे बच्चों का एक जेन्युइन सा सवाल होता है, और ये सवाल उठना भी चाहिए आपके मन में कि सर ये 10% की जो सीमा है, ये भी 10% जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला हुआ है, ये भी तो 50% का उल्लंघन कर रहा है। नहीं, इसका उल्लंघन नहीं कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 50% जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। जो 50% बाकी का जनरल के लिए होता है, जो अनारक्षित वर्ग के लिए होता है, उसी अनारक्षित वर्ग में से 10% को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध माना गया, उसको अवैध नहीं माना गया था। आज के फैसले में और क्या क्या कहा गया है, तो पहले यहाँ पर कुछ नामों को कृपया करके ध्यान रखिएगा। जब मैं ध्यान में कह रहा हूँ तो याद कर लीजिएगा इसको। सबसे अच्छी बात क्या है कि टाइमिंग इसकी ज़बरदस्त है। 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला था, उससे पहले ये न्यूज़ का आ जाना बड़ा ही शानदार सा है, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जो अब आएगा उसमें नथी किया रहेगा कि हाई कोर्ट के डिसीजन के पश्चात से पुराना जो आरक्षण का पैटर्न था उसी पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए क्या है, पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए आरक्षण कानून के एक हालिया संशोधन के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका, ये याचिका गौरव कुमार नामक व्यक्ति ने लगाया था। गौरव कुमार नामक व्यक्ति ने लगाया था, स्वीकृति दे दी है। और मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन, न्यायाधीश हरीश कुमार के खंडपीठ ने विगत 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार को सुनाया गया। 11 मार्च को ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी। 11 मार्च को ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी। और जो जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं विनोद चंद्रन और न्यायाधीश हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस पर फैसला सुनाया है, और इस फैसले में इसके असंवैधानिक करार दे दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया, पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को ये कहा कि ये जो एक्ट आप लेकर आए थे आरक्षण से जुड़ा हुआ, ये अवैध, ये असंवैधानिक है। कानून क्या था थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे, फिर जातिगत आरक्षण को हम लोग, जातिगत जनगणना को थोड़ा सा देख लेंगे जहां से सवाल पूछे जाते हैं। याचिका में राज्य सरकार द्वारा 21 नवंबर 2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी, जिसमें SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण दिया गया था, जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 35% पदों पर सरकारी सेवाओं में दिया जा रहा था। 65% किसको चला गया, तो SC, ST, OBC
और बिहार में एक और होते हैं ईबीसी, इनको गया था 65%। बाकी बचा 35%, इसमें से भी 10% आरक्षण किसके लिए हो गया, तो इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए। बाकी 25% जो है ये नॉन आरक्षित अनारक्षित के लिए बच गया। बाकी 75% टोटल में रिजर्वेशन बन रहा था। वहीं अधिवक्ता दीनू कुमार ने पिछली सुनवाई में कोर्ट दलील देते हुए कहा था कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण करना, ये पिछली बार उन्होंने दलील दी थी कि 10% आरक्षण भी तो आर्टिकल 15-16 का उल्लंघन है। इस तरह की दलीलें उनके द्वारा दी गई थी। हम थोड़े से फैक्ट को और देखेंगे, जातिगत जनगणना को देखेंगे, जातिगत जनगणना के थोड़ा सा इतिहास भी देखेंगे, उसके पश्चात ही इस वीडियो को एंड करेंगे। जब बना रहे हैं इस तरह के वीडियो तो कुछ सीख कर तो जाएँ, हो हल्ला में केवल न्यूज़ पढ़ देने से नहीं होगा ना, कुछ सीख लीजिए इसी बहाने, इसी न्यूज़ के बहाने। देखिए क्या है अगला सबसे मुख्य चीज़ ये है कि झारखंड सरकार जो है उसने, आज का ही न्यूज़ है, उसने बोला है कि हम भी अपने यहाँ पर जातिगत जनगणना करने जा रहे हैं, जातिगत जनगणना करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव प्रचार में उतरी थी उस समय भी उसने बोला था कि हम पूरे देश लेवल 75% रिजर्वेशन को लागू करेंगे। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका बहुत ही गहरा पड़ने जा रहा है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका बहुत ही गहरा पड़ेगा, क्योंकि बिहार हाई कोर्ट का फैसला है और ये जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ये एक थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है कि जो केंद्र की सरकार है और जो वर्तमान में नीतीश जी के साथ में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने हमेशा जातिगत जो जनगणना है उसको बोला कि नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं होता है। और उसने कभी भी आरक्षण को बढ़ाए जाने को लेकर एक बहुत ही बड़ा सा स्टैंड नहीं लिया कभी भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उसके जो वोटर वर्ग हैं उसमें जनरल सामान्य वर्ग के बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, इसलिए उसका थोड़ा सा इससे क्या रहता है तो दूरी रहता है। लेकिन अभी नीतीश सरकार ये कर सकती है कि गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डालकर अपना छुटकारा पा सकती है कि हमने तो दे दिया। दूसरा ये कह सकते हैं कि इस एक्ट को 9th शेड्यूल में क्यों ना डाल दिया जाए, लेकिन 9th शेड्यूल में भी अब संशोधन किया जा सकता है। 9th शेड्यूल पर भी याचिका लगाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसकी भी रिव्यू कर सकती है। देखिए जरा जातिगत आंकड़े क्या आए थे और उसका इतिहास क्या। सबसे पहले एक छोटा सा फैक्ट है कि आरक्षण कितना से कितना बढ़ाया गया था। तो SC के लिए आरक्षण सीमा जो 16% था बिहार में, उसको बढ़ाकर 20 कर दिया गया था। इसके अलावा ST के लिए 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया था। अत्यंत पिछड़ी जाति EBC के लिए 18 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया था, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में सबसे खराब हालत में EBC आबादी ही पाई गई थी और SC आबादी। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 15 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया था। और इस तरह से बिहार में जाति आधारित कुल जो आरक्षण की सीमा थी वो 50 से बढ़कर 65% हो गई थी। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे, जैसे SC का 16 से 20 कर दिया गया, ST का 1 से 2 कर दिया गया था और OBC का 15 से 18 कर दिया गया था। EBC में 18 से 25% तक बढ़ा दिया गया था आरक्षण, क्योंकि इन सभी की आबादी हमने देखी कि इनकी आबादी बहुत ही ज़्यादा है, रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, इकोनॉमिक रूप से काफ़ी वीक है। क्या देखा था आबादी में, क्या था इन सब का आबादी कितना % था, तो जरा उसको देखिए। ये जो जनगणना करवाई गई थी जातिगत जनगणना, उसको 2 अक्टूबर को जारी किया गया था आंकड़ा। ये भी ध्यान में रखिएगा 2 अक्टूबर 2023 को ये आंकड़ा जारी किया गया था और तुरंत 1 महीने के पश्चात 75% रिजर्वेशन ला दिया गया था। गांधी जयंती के दिन सरकार के मुख्य सचिव सहित अनेक अन्य अधिकारियों ने रिपोर्ट को जारी किया था, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग OBC 27% आबादी है उनकी, EBC की 36.01% है, SC की 19.65% है, ST की 1.68% आबादी है और अनारक्षित सवर्ण वर्ग, जो अनारक्षित वर्ग हैं जो रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, वो 15.52% हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन जब देखा गया तो जिस EBC की आबादी 36% है राज्य की, उनका रिप्रेजेंटेशन उनके आबादी की तुलना में सबसे कम था। और जो सामान्य जनरल वर्ग था, इनका रिप्रेजेंटेशन इनकी आबादी की तुलना में काफ़ी अधिक था। तो चूँकि रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने को लेकर, प्रतिनिधित्व को बढ़ाने को लेकर ये एक्ट लाया गया था नवंबर 2023 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया था। तो ये आंकड़ा भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जातिगत जो जनगणना होता है उसका थोड़ा सा इतिहास देख लेंगे तो सही रहेगा, कितनी बार पूछ लिया जाता है ये सब चीज़ें।
साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। 51 से 2011 तक जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जब आप जनगणना पढ़ते हैं, पीटी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाते हैं, तो उसमें आप एससी आबादी पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, एसटी आबादी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है और सबसे कम किस राज्य में है ना। लेकिन आपने ओबीसी का आबादी नहीं पढ़ा होगा। इसी भी साल 1990 में केंद्र की तात्कालिक विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, कि एक सिफारिश को लागू किया था, जिसमें क्या था कि 27% ओबीसी के लिए आरक्षण को लाया गया था। इस सिफारिश से अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की घोषणा की। इस फैसले ने भारत खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल दिया था। फिर मंडल और कमंडल का दौर शुरू हो गया था। जानकारों का मानना है मंडल और कमंडल का दौर क्या होता है, कई सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। जब मंडल कमीशन आया तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ने लग गई, क्योंकि जातिगत चीज़ें हावी होने लग गई थी। तो इसने बोला, बीजेपी ने बोला कि मंडल आया है तो हम कमंडल लाएंगे, चाहे वो मंडल हो चाहे वो ठाकुर हो, कमंडल के नीचे सब एक ही हो जाते हैं, धार्मिक रूप से सब एक ही हो जाते हैं। राम के मुद्दे पर सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, जाति के मुद्दे पर भले ही अलग अलग खड़े हों। तो ये मंडल कमंडल की राजनीति थी, उस समय की बात है। अभी वर्तमान में स्वरूप अलग है। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं था। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इस तरह का कोई डेटा नहीं है। बिहार राज्य ने जो काउंटिंग किया तो उसमें ये पता चला कि 85% जो आबादी है वो नॉन जनरल होती है, नॉन जनरल है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपनी चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी कभी बढ़ा चढ़ा कर आंकती है। जो कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टियां बोलती रहती है। बिहार से जो आंकड़ा निकल के आया है, सैंपल के तौर पर अगर देखेंगे तो 80% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा करीब में जो आबादी है, मोर देन 75%, वो अनारक्षित वर्ग के तहत ही आती है, अगर हम लोग सबसे कम आंकेंगे तो ही। तो ये एक जातिगत जनगणना का इतिहास मैंने बताया, आज का न्यूज़ मैंने आपको बता दिया, क्या है इशू वो भी समझा दिया है, आंकड़ा क्या आया था वो भी समझा दिया, आरक्षण कितने से बढ़ाकर कितना किया गया था वो भी बता दिया है। फिलहाल में अब ऑप्शंस क्या हैं। 70 बीपीएससी में आपके इसको लागू नहीं किया जाएगा। 70 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा अगर करना हो तो। आज टेस्ट था लेकिन कैंसिल करना पड़ गया मुझे, पूरा सिस्टम अपडेट में चला गया, समय निकल रहा था, इसलिए मैंने उसको कैंसिल किया। कल वो टेस्ट होगा। तो मेन ये है, मुख्य मुद्दे पर आते हैं। बिहार सरकार के पास अभी ऑप्शन ये है, पहला है कि कुछ भी ना करे, चुपचाप बैठ जाए, लेकिन ये उसकी राजनीति को बहुत नुकसान करेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाए और डायरेक्ट वहाँ पर क्या करे, अप्लाई करे कि भाई इस तरह के केस हमारे पास आए हैं, आप इस पर सुनवाई कीजिए, हम इसको लागू करना चाहते हैं, हमारे पास ठोस तथ्य है, हमारे पास ठोस आंकड़े हैं। लेकिन सवाल तीसरा सबसे बड़ा ये है कि ये जो आंकड़ा ग्रहित किया गया है ना, आंकड़ा इकट्ठा किया गया है, इस आंकड़े के सैंपल साइज पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये आंकड़ा सर्वे जो है, ये सर्वे समग्र रूप से नहीं किया गया है, पूरे बिहार भर में नहीं किया गया है। अगर इसको समग्र सर्वे करना है तो जो अगला जनगणना होगा उसी के साथ पूरे देश भर में ही कर दीजिए, अगर वाकई करना है तो। ये सैंपल सर्वे के आधार पर इतना बड़ा आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। सैंपल सर्वे तुलनात्मक रूप से बिहार की जो आबादी है वो करीब में 14 करोड़ से पार कर गई है। 14 करोड़ में कुछ लाख का सैंपल मायने मेरे हिसाब से नहीं रखता है, और लोग भी इस पर सवाल खड़ा करते हैं। अभी फिलहाल में यही ऑप्शन है कि केंद्र सरकार के पाले में डाल दे कि आप लड़िए, उसके अलावा 9th शेड्यूल में डाल दीजिए, या तो फिर हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जाए और वहाँ पर लड़े। आर्टिकल 15 और 16 का उल्लंघन माना है, जिसमें ये कहा गया है कि तर्कपूर्वक विभेद तो किया जाएगा, आरक्षण तो दिया जाएगा, लेकिन मेरिट को इग्नोर नहीं किया जाएगा। इसीलिए 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया गया था इंदिरा साहनी बाद में। तो यही था वीडियो छोटा सा। आई होप आप लोगों को केवल हवाई चीज़ें, न्यूज़ नहीं मिला होगा, बहुत सारा कुछ मिला होगा इसमें। थैंक यू सो मच आप सभी का।